हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक की, नए चैप्टर की, ऊष्मा स्थानांतरण। यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे स्थानांतरित होती है, इसके बारे में जानना है। कैसे कैसे उसके तरीके हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं जिस तरीके से ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जैसे हम पहले भी जान चुके हैं, अभी तक हमें ये पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा क्या होती है। आपको सीधी सी भाषा में पता है कि ऊष्मा बेसिकली क्या होती है। ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ही ऊष्मा कहलाता है। जब ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा कहलाता है, तो जो ऊष्मा फ्लो होगी, जो ऊष्मा प्रवाहित होगी, कितने समय में कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो चुकी है, उसके क्या क्या तरीके हैं, वो हमें इस चैप्टर में जानने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं: चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। शॉर्ट में इनको समझते हैं कि भाई इनका क्या डेफिनेशंस हैं, फिर इनको और डिटेल में भी जानेंगे। हमारे कोर्स में मेनली चालन विधि और विकिरण विधि है। संवहन विधि के इंट्रोडक्शन सा है थोड़ा सा, तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका थोड़ा सा परिचय भी ले लेंगे। लेकिन चालन विधि और विकिरण विधि में से सवाल आने ही आने होते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर बात करते हैं हम चालन विधि क्या होती है, संवहन विधि क्या होती है, विकिरण विधि क्या होती है, तो सबसे पहले चालन विधि की अगर बात करें, जैसे हमने बोला कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊर्जा का प्रवाह ही ऊष्मा कहलाती है। तो यानी कि ताप का अंतर तो होना जरूरी है फ्लो होने के लिए, लेकिन जब वो ताप का अंतर किसी सॉलिड में, जनरली जो ठोस पदार्थ होते हैं, जब उसको गर्म करते हैं किसी हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, किसी भी जो है मान लो बर्नर से जब गर्म किया, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है, ये हमें पता है। लेकिन प्रवाहित कैसे होती है, होता क्या है, जब हमारे पास यहाँ पर इसके जो अंदर कण है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, जो उसके अंदर एटम्स बैठे हुए हैं, जब उनको ऊष्मा देती है तो उनके कंपनों का आयाम बढ़ने लगता है, उनके कंपनों का आयाम बढ़ने लगता है। जैसे ही वो कंपनों का आयाम बढ़ेगा तो वो अपने पास वाले कण के साथ टकराने लगता है, तो अपनी ऊर्जा को दूसरे कण को ट्रांसफर कर देता है, अपनी ऊर्जा को दूसरे कण को स्थानांतरित कर देता है। तो दूसरे कण के जो कंपन होंगे वो बढ़ने लगेंगे, दूसरे कण के कंपन बढ़ने लगेंगे, दूसरे कण के वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगे, तो दूसरा कण तीसरे से टकराने लगेगा, तीसरे कण के भी वाइब्रेशन हो रहे थे, तो जब दूसरा तीसरे से टकराएगा तो तीसरे के भी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, तीसरे के भी कण के कंपन बढ़ने लगेंगे। इस तरीके से एक दूसरे से टकराते टकराते ये अपनी ऊर्जा को दूसरे कणों तक ट्रांसफर करते करते, जब ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, जब ये इसको यहां से यहां तक स्थानांतरित करता जाएगा, तो स्थानांतरित करते करते दूसरे एंड तक ये ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसका यहां से उच्च ताप से निम्न ताप तक ऊर्जा का प्रवाह इस मेथड में कहलाता है चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ भाई, इसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता तो है। जैसे छड़ है, मान लीजिएगा आपने ये छड़ ले ली, इस छड़ के लिए ये छड़ एक तरह से माध्यम हो गया, तो माध्यम की आवश्यकता तो इसमें होगी। ठीक, दूसरी चीज, माध्यम की आवश्यकता के साथ साथ हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कण है, ये कण अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी जगह पर कंपन करते रहते हैं, कंपन करते करते अपनी ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित करते चले जाते हैं, लेकिन अपने सभी कण एक ही जगह पर रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी हिसाब से बना लेते हैं कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कणों के टकराने के कारण, माध्यम के कणों के टकराने के, एक दूसरे से माध्यम के कण टकरा रहे हैं, तो माध्यम के कणों के टकराने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है या ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तब हम कहते हैं कि यहां पर ऊष्मा चालन विधि से स्थानांतरित हो रही है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये माध्यम के ये कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर कण कंपित करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं और ये एक दूसरे टकराकर ऊष्मा को स्थानांतरित करते रहते हैं। तो इस मेथड को, ऊष्मा स्थानांतरण के इस तरीके को हम बोलते हैं चालन विधि। तो इसमें खास बात क्या क्या है, इसमें खास बात, मेन पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट इसमें मेन ये है कि माध्यम आवश्यक है। यस, माध्यम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि माध्यम
के कण, माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, दूसरे स्थान तक नहीं चलते या नहीं जाते। ये कण अपनी ही जगह पर कंपित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊष्मा, जिधर से हम ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ता रहेगा, तो ये ताप बढ़ने का मतलब इसके अंदर के कणों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो ये छड़ जो होती है कुछ ऊष्मा को खाती रहती है, जब तक खाती रहती है जब तक कि इन दोनों के हाई और लो के जो कम ताप और उच्च ताप है ये इसके स्टेडी स्टेट हम पढ़ेंगे, अभी एक साम्य अवस्था में ना आ जाए। खैर वो क्या होती है साम्य अवस्था में अभी जानेंगे उसको, लेकिन फिलहाल तो हमने ये जाना है कि चालन विधि एक ऐसी विधि है जिसके लिए किसी भी माध्यम में अगर आपको ऊष्मा दे रहे हैं एक एंड पर, तो दूसरे एंड तक ऊष्मा का स्थानांतरण उसके कणों के माध्यमों के आपस में टकराने के कारण हो जाते हैं, लेकिन माध्यम के कण अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते और इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, और ये अपना एक यह है चालन विधि कहलाती है। दूसरी आती है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होगा? संवहन विधि में आपके पास जिस तरीके से हमने बोला कि ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कणों के टकराने के कारण हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, माध्यम के कण एक जगह पर अपनी जगह पर ही थे, बट संवहन विधि में माध्यम के कण अपनी जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। चलिए संवहन विधि को देखते हैं क्या है संवहन विधि। हालांकि संवहन विधि हमारे कोर्स में इतनी ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, एक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। चलिए संवहन विधि में आप ऐसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा हम किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे, और अगर पानी गर्म कर रहे तो पहले नीचे के कण गर्म होते हैं, नीचे के कण गर्म होते हैं, तो नीचे के कणों के जो कंपन होते हैं तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये अपनी ऊर्जा को लेकर के यहां से चलने लगते हैं। जनरली ये द्रवों में होता है, द्रवों या गैसों में होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर उसको ऊष्मा दी तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई, तो ये ऊर्जा बढ़ करके ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगा, यहाँ वाले का ताप बढ़ जाएगा, फिर इसकी यह यहाँ से नीचे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ के कण ऊपर गए, ऊपर के कण नीचे चले गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब जितना भी आपको उसमें ऊष्मा देते रहेंगे, जब तक ये ऊष्मा देते रहेंगे तब तक प्रोसेस चलता रहेगा साम्य अवस्था तक आने तक। तो होता क्या है कि इसमें जब आप ऊष्मा देंगे, माध्यम तो चाहिए, लेकिन माध्यम के कण खुद उस ऊष्मा को या उस ऊर्जा को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ माध्यम के कणों के द्वारा होता है, यानी कि माध्यम के कण खुद उस ऊर्जा को लेकर के दूसरी जगह तक जाते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी संवहन विधि की? जैसे मान लो आप बोल सकते हैं कि मान लीजिएगा आपके पास ये कोई भी स्रोत है जिसमें आपने यहाँ पे कुछ चलाया हुआ है। आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ पर कोई फैन लगा दिया, अब मान लीजिएगा आपने कोई फैन लगा दिया, यहाँ पे कोई फैन लगाया, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक भी ये ऊष्मा, इसकी जो ऊर्जा है यहाँ तक भी पहुंच जाती है, यहाँ तक भी पहुंच जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ तक क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे कौन है? हवा है रास्ते में। तो हवा है रास्ते में, तो हवा के कण जो हो गए यहाँ से गर्म हुए और हवा से ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। तो रियलिटी में माध्यम भी आवश्यक है, यहाँ पर माध्यम भी आवश्यक है। दूसरा, माध्यम के कण, माध्यम आवश्यक है। दूसरा, माध्यम के कण खुद उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। माध्यम के कण स्वयं ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। तो डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो कि भाई जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कणों के द्वारा स्थानांतरित होती है तो हम कहते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से हो रहा है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता भी होती है। दोनों में अंतर, बेसिक डिफरेंस किस चीज का लगा
कि इसके जो कण होंगे वो नहीं चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, इसके कण एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे। जनरली ये ठोसों में होता है और जनरली सामान्यतः ये किस में होता है, द्रवों या गैसों में होता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी संवहन विधि की, क्या डेफिनेशन बनी संवहन विधि की, आप लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाई ताप से निम्न ताप की तरफ माध्यम के कणों के द्वारा होता है, जब ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ माध्यम के कणों के द्वारा होता है, माध्यम कण स्वयं चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तब इस तरीके को या इस मेथड को बोलते हैं संवहन विधि। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यस माध्यम आवश्यक है। क्या इसके माध्यम के कण अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे, नहीं, माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे और माध्यम के कण उस ऊर्जा को स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संवहन विधि। अब बात करते हैं विकिरण मेथड की, क्योंकि फिर हमें चालन विधि को और विकिरण विधि को थोड़ा सा डिटेल में करना है। विकिरण मेथड भाई क्या है, विकिरण मेथड में विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड नंबर 3। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी वस्तु का कोई ताप होता है, तो ताप के कारण उसमें से बहुत सारी ऊष्मा तरंगे निकलने लगती है, ऊष्मीय तरंगे निकलने लगती है या विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलने लगती है। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही बोलते हैं विकिरण। कोई भी चीज गर्म है तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। मान लीजिएगा आपने कोई भी चीज है, अगर उसको कुछ तो टेम्परेचर होगा, हर ताप के कारण उसमें से कुछ ऊष्मा हमेशा या ऊर्जा निकलते रहती है, तो ये बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ही, ताप के कारण निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे ही क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। और इसके लिए, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे तो लाइट भी हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे तो ऐसी भी हो सकती है दिखाई ना दे, जैसे प्रकाश की तरंगे हैं, या जो है इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, या फिर रेडियो तरंगे होती हैं, या एक्सरे होती हैं। तो बहुत सारी तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती। और हमें यह भी पता है कि इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सूरज से लाइट पृथ्वी के पास आती है तो पृथ्वी के माध्यम, पृथ्वी पर माध्यम तो है, लेकिन पृथ्वी तक आने से पहले बीच में स्पेस भी है जहां पे कोई माध्यम नहीं है, तो इसका मतलब वहां से वहां तक भी आ रही है वो। यानी कि इस मेथड में ऊष्मा या ऊर्जा को चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम आवश्यक होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों एक तरह से क्या बोलेंगे, विकिरण विधि का मतलब यह है किसी भी ताप के कारण उसमें क्या आ जाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाएंगी। ठीक है, जब आप बोल सकते हो, जब ऊष्मा का स्थानांतरण, जब ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, के रूप में होता है, तब इस विधि को विकिरण विधि कहते हैं। तो इसको विकिरण विधि कहते हैं। तो क्या इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, पहली पॉइंट। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में की जो स्पीड होती है, इनकी जो रफ्तार होती है, रफ्तार कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है ये, जिसे हम सी भी बोल सकते हैं। दिस इज रफ्तार जो है सी, 3 × 10⁸। इसका मतलब ये क्या है, सबसे तेज मेथड है, सबसे तेज विधि है ऊष्मा स्थानांतरण की, ऊष्मा स्थानांतरण की
सबसे तेज विधि ऊष्मा स्थानांतरण की कौन है? विकिरण विधि है, विकिरण विधि, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है, सोचो 3 की इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से हो रही है। ठीक है, तो विकिरण विधि में आप क्या बोलेंगे कि भाई विकिरण विधि में किसी भी ताप के कारण किसी उस वस्तु से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम के जो कण, जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यमिक कणों की तो बात ही नहीं करनी। तो जो ऊष्मा चलती है, ऊष्मा की जो रफ्तार होती है, उसमें जो चलती है, वहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती है, वो कितनी स्पीड चलती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड चलती है। और ये सबसे तेज विधि है ऊष्मा स्थानांतरण की। सोचो लाइट की स्पीड चल रही तो सबसे तेज तो होगी। ठीक है, अब इसमें जो है इन छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं बात करूं कि भाई किस में कौन से मेथड से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, जैसे मैं अगर बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर ये हाई टेम्परेचर है और ये एक निम्न ताप है, लो टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक ऊष्मा कितने तरीके से जा रही है, कितने, सवाल है कितने तरीके से ऊष्मा यहां से यहां तक जा सकती है। ये छड़ है कोई भी, इस छड़ से ऊष्मा इधर से इधर फ्लो हो रही है, इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। तो जब यहां से ऊष्मा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है तो कितने तरीके से, क्या यहां से यहां तक ऊष्मा का प्रवाह होना कौन सा तरीका हो गया? कि चालन विधि है? यस, चालन विधि है। क्या संवहन विधि भी है? यस। यहां से जो होगी, इसमें से यहां से जो ऊष्मा होगी, यहाँ पे हवा है, वायु है, अगर वायु है तो यहां से यहां तक भी जाएगी ऊष्मा, यहां से ऊष्मा की जो होगी हवा के थ्रू भी जाएगी ऊष्मा। यानी कि इसमें कौन सा मेथड आ गया? दूसरा मेथड भी आ गया, संवहन भी आ गया। संवहन भी है, संवहन से भी जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यह संवहन विधि भी है। तीसरा, क्या इसके ताप की वजह से इससे चारों तरफ विकिरण, चारों तरफ निकलेंगे, ऊष्मा निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी ताप की वजह से? यस, ये एक विकिरण मेथड भी है। इसमें तीनों मेथड से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, इसमें एक विकिरण मेथड भी है। ठीक है, तो अपना छोटे छोटे सवाल आप इसमें बन सकते हैं कि किस मेथड से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बस क्या करना, उसमें आपको डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं भाई, चालन विधि में अगर बात करें तो ऊष्मा के लिए माध्यम की आवश्यकता है, यस। तो क्या उसमें जो है माध्यम के कण अपनी जगह से छोड़ देते हैं? नहीं, माध्यम के कण वहीं रहते हैं। संवहन विधि में माध्यम के कण खुद चलते हैं उस ऊर्जा को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक। विकिरण विधि में तो तरंगे चलती हैं जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से उसमें चलती है। अगर मैं इसमें आपसे और एग्जाम्पल पूछ लेता हूं कि भाई किसमें जो है अगर इसमें आपसे पूछूं कि थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन दिया कि भाई यहां पर हाई टेम्परेचर है, ये उच्च ताप है, और ये निम्न ताप है। यहां पर मैंने दिया निर्वात। तो कौन कौन से मेथड से ऊष्मा यहां से यहां पहुंच जाएगी, किस किस तरीके से ऊष्मा पहुंच जाएगी? तो क्या मेथड हुआ जी? भाई यहां पे निर्वात है तो माध्यम ही नहीं है, यहां पे ये वाला तो माध्यम ही नहीं कि यहां से ऊष्मा यहां तक जाए, कण यहां से यहां तक अपना आप पहुंच जाए ऊर्जा को लेकर के, तब माध्यम ही नहीं है यहां से यहां तक। तो यानी कि इसका मतलब कण यहां से यहां तक तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें से तो ऊष्मा चलेगी माध्यम में। तो यानी कि चालन विधि तो है, चालन है। दूसरी विधि ताप है और लेकिन निर्वात है, तो क्या हुआ? लेकिन रेडिएशन तो होगा, रेडिएशन तो निकलेंगी, ऊपर से विकिरण तो निकलेंगी, विकिरण निकलेंगी, इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी तो इसका मतलब ये विकिरण मेथड भी है। लेकिन चूंकि इस ताप से उस ताप तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है, बीच में हवा ही नहीं है, तो यहां से यहां तक संवहन के मेथड से, संवहन के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये सही है, ये सही है, लेकिन संवहन ये गलत है।
क्लियर। अच्छा, अगर इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, मान लीजिएगा ये हाई ताप का कोई सोर्स है, ये निम्न ताप का कोई सोर्स है, अगर इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है और हमने इसको पूरी रोड को प्रतिरोध से लगा दे, कुछ इस पे चढ़ा दिया, जैसे कि जो कि एक तरह से कुछ अलग पदार्थ लपेट दिया इसके ऊपर। अगर कुछ अलग पदार्थ लपेट दिया इसके ऊपर, और मैंने बोला है फिर यहां पर आपको कि यहां पर अभी भी निर्वात है, तो कौन सा मेथड आएगा इसमें से? तो क्या इसमें से चालन विधि होगी? यस। क्या विकिरण होगी? क्या संवहन होगी? निर्वात है तो संवहन और विकिरण इसमें नहीं होगी, क्योंकि ऊष्मा यहां से इस कुछ अलग पदार्थ लगा देने के कारण ये क्या है, कुचालक लगा दिया, कुचालक पदार्थ लगा दिया, जिसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने नहीं देता। अब कैसे क्या होता है, कुचालक में से कैसे प्रवाहित होती है, वो सब हम जानेंगे अभी ऊष्मा के प्रवाह को। लेकिन इसमें हमें ये पता लग गया कि भाई इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड आ जाएंगे। ये वाले में इसमें मेथड आ जाएगा, इसमें हमारे तीनों मेथड थे, इसमें हमारे 2 थे, इसमें हमारे पास ये है। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई ये आपके पास उच्च ताप है, ये निम्न ताप है, ये आपके पास उच्च ताप है और ये निम्न ताप है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहां से ऊष्मा यहां तक कैसे जाएगी? अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे निर्वात है, निर्वात दे दिया, तो कौन से तरीके से ऊष्मा जा सकती है? निर्वात है तो यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा को जाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं है, तो संवहन तो नहीं होगा। लेकिन कोई माध्यम नहीं है, यहाँ पे कोई छड़ भी नहीं है, तो चालन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड होगा? सिर्फ विकिरण मेथड, विकिरण से ऊष्मा इसमें प्रवाहित हो सकती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजों को आपको समझना है कि भाई किसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, किसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अब ये कई तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई सिर्फ छोटी सी चीजें दिमाग में रखनी है कि भाई ऊष्मा के चलने के लिए माध्यम वहां पर है या नहीं है, फिर निर्वात है या वायु है या कोई जो है मीडियम है कि नहीं है, यानी कि विकिरण विधि के होने के चांस तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विकिरण के लिए तो क्या चाहिए, सिर्फ जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह तक चलने के लिए क्या चाहिए? अगर मैंने इसकी बात करूं रोड की पूरी इंसुलेट कर दी जाए, यहाँ से भी इंसुलेट कर दी जाए, तो यहाँ पे जो है आपका विकिरण नहीं होगा, केवल चालन हो जाएगा। उसमें हमने निर्वात रखा है, लेकिन उसमें बीच में कोई रोड नहीं है, तो वहां पर विकिरण वाले विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 तरीके सीखे हैं, और इन 3 तरीकों में ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है ये जाना है, साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, शुरुआत में ही गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते समय उसका ताप बढ़ने भी लगता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे अगर आप, तो प्रैक्टिकली देखने पर आपको एहसास होगा कि किसी भी चीज को गर्म करने पर वो एक निश्चित ताप तक गर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद उसका ताप बढ़ना बंद हो जाता है। तो उसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ी सी उसे समझते हैं। कहानी ये है कि अगर बात करी जाए जिसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था क्या है ये जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ऐसे समझ लो कि हमारा जो पूरा चैप्टर है ये चालन वाला टॉपिक जो इसमें पार्ट है, तो चालन वाले पार्ट में जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो साम्य अवस्था में ही पढ़ना है ना, यानी कि स्टेडी स्टेट में पढ़ना है। तो असाम्य अवस्था का भी एक एग्जांपल देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल समझ लो कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन 99% आने के चांसेस किस पर होते हैं? साम्य अवस्था पर रहते हैं, क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। तो साम्य अवस्था होती क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर चालन विधि के हिसाब से बात करें तो चालन विधि में जब हम मान लीजिए कोई छड़ है, ये हमने छड़ ली, इसको हमने इसका कुछ अभी जब जैसे मान लीजिएगा आप कहीं पे भी कहीं पे भी पार्क में हो, तो वहां पे एक आपके पास जो है लोहे की बेंच है और एक लकड़ी की बेंच है, तो सूरज दोनों पे बराबर पड़ रहा है, तो उसका मतलब दोनों का ताप समान होगा।
दोनों का ताप, क्योंकि जो सोर्स है, जो लाइट का ताप है, वही ताप इसका रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंच है लोहे की और जो बेंच है लकड़ी की, उनके दोनों के ताप समान है। लेकिन जब आप बैठते हो तो आपको लोहे की बेंच पे ताप ज़्यादा लगता है और इस पे लगता है कि इस पे ये ज़्यादा गर्म है और लकड़ी की जो है ठंडी है, आप किसके कंपेयर में कम गर्म है। तो ऐसा तो नहीं होता लेकिन कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि दोनों आपको जो है एक जैसे लगती हैं। लेकिन क्या वास्तव में दोनों के ताप अलग अलग है? नहीं, दोनों के ताप अलग अलग नहीं है, दोनों के ताप समान है। लेकिन फिर भी आपको एकदम से बैठते हो तो तेजी से गर्म लगती है, गर्म जो लोहे की बेंच है, और लकड़ी की गर्म कम लगती है। तो उसको बोलते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि आपकी बॉडी में लोहे की से उष्मा का स्थानांतरण अलग तरीके से हो रहा है और लकड़ी की बेंच से उष्मा का स्थानांतरण अलग तरीके से हो रहा है। तो कई चीजों पर निर्भर करती है, उष्मा चालकता है, एरिया है, लेंथ है, ताप अंतर है, ये सब चीजों पर निर्भर करेगी। वही चीज हम यहाँ उष्मा चालन में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मान लो आप देखते हो कि भाई कई कोई चीजें होती है, जैसे आप बाइक वाइक खड़ी कर देते हो, बाइक खड़ी कर देते हो कहीं पे, तो 2 मिनट में इतनी गर्म हो जाती है वो। और अगर आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई लकड़ी की कोई चीज ऐसी है तो वो रखे हैं तो वो इतनी गर्म नहीं हो पाती। तो ये सब किसके कारण है? उष्मा स्थानांतरण के कारण है। वो कुछ चीजों पर निर्भर करती है। वो क्या क्या है? उष्मा चालकता बोलेंगे, उष्मा की इसमें उसकी लेंथ पर, उसके लंबाई पर, उसके एरिया पर और उसके ताप अंतर पर, इन सब चीजों पर निर्भर करेगी। कैसे निर्भर करेगी वो चीज जाननी है। लेकिन जब हम उसमें उष्मा देते हैं तो यहां पर हमने एक सोर्स रखा, यहां पर हमने एक सोर्स रखा, इसको गर्म कर दिया। ये कुछ उष्मा पर सेकंड दे रहा है। ये मान लो Q कैलोरी उष्मा पर सेकंड दे रहा है। तो इसमें उष्मा मिल गई तो होगा क्या इस उष्मा के देने से? ये जो ऊर्जा मिलेगी इनको उष्मा से, इनके जो ताप बढ़ने लगेंगे और ताप बढ़ने लगेंगे तो इनके वाइब्रेशन बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर इनके वाइब्रेशन बढ़ने लगेंगे तो उसका मतलब अपनी इस उष्मा को ये अपने वाइब्रेशन बढ़ाने में खत्म कर रहे, खा जा रहे हैं, इनकी उस ऊर्जा को खा रहे हैं, ताप बढ़ाने में खा रहे हैं। तो ताप बढ़ाने में खा रहे हैं तो क्या होगा? ये जो कण है, ये जो कण है यहाँ पर, ये कण ताप बढ़ाने में तो खा ही रहे हैं, साथ साथ ऊर्जा को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को टकरा भी रहे हैं। तो इसका ताप बढ़ने लगता है, इसका ताप बढ़ने लगता है। तो जब इसका ताप बढ़ेगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, ये उष्मा को, ऊर्जा को यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसका ताप यहाँ कम होगा और दूसरे वाले को देगा, उसका ताप यहाँ और कम होगा, फिर और देगा, फिर और देगा, और इस तरीके से ऊर्जा को यहाँ तक पहुंचा देगा, उष्मा को यहाँ तक पहुंचा देगा। लेकिन हर एक कण की अपनी एक सीमा है, कितनी ऊर्जा वो खा सकता है, क्योंकि एक लिमिट, अगर उसकी अवस्था छड़ की बिल्कुल ठोस में ही रहे तो उस ठोस अवस्था तक उसकी अपनी एक सीमा है, कितनी ऊर्जा वो खाएगा। उतनी ऊर्जा को खाने के बाद वो फिर ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता चला जाएगा और फिर उसका ताप बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली कि जैसे जैसे इसने यहाँ से टकरा करके ऊर्जा को यहाँ ट्रांसफर किया, इसने ऊर्जा को यहाँ स्थानांतरित किया, इसने ऊर्जा को यहाँ स्थानांतरित किया, और यहाँ तक जाते जाते इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये हाई टेम्परेचर पर आ गया है और ये लो टेम्परेचर पर आ गया है। बीच में कोई भी टेम्परेचर आ सकता है। मान लीजिएगा ए पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, इसको सी पॉइंट ले लो। तो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, आप अपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, गर्म करने पर इधर से तेज गर्म होगी, इधर से कम गर्म करते जाएंगे और तेज गर्म हो जाएगी। और लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर इसके ताप और इसके ताप नियत हो जाएंगे। नियत हो जाने का मतलब साम्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके छड़ के हर बिंदु का ताप अलग अलग होगा, लेकिन हर एक अलग ताप समय के साथ नहीं बदलेगा। और जब वो ताप हर बिंदु का समय के समय साथ साथ बदलना बंद हो जाए, हालांकि हर एक बिंदु का अलग अलग है, इधर सबसे ज्यादा, इधर सबसे कम, बीच में फिर वो घटते हुए क्रम में रहेगा, लेकिन जिसका ताप जितना है वो समय के साथ साथ नहीं बदलेगा। पोजीशन वाइज तो बदलेगा, इसके अलग अलग स्थिति के ताप तो अलग अलग है, लेकिन समय पे नहीं बदलेगा। 1 घंटे बाद देखेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, इसका भी 1 घंटे बाद उतना ही मिलेगा जितना है, इसका जितना है उतना ही मिलेगा। तो इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। यानी कि साम्य अवस्था में ही हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। और थोड़े से अच्छे से समझेंगे साम्य अवस्था के, मान लो हमने इसका शुरू में ताप, मान लीजिएगा यहाँ पर ले लीजिएगा, ये इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका ताप ले लिया हमने 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको ले लो 30 और इसको ले लो 20। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ए की और बी की और सी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सी की भी। तो पहले क्या लिया, इसका ताप कितना 30, 20 और मान लिया 10।
एक अप्रोक्सीमेट समझने के लिए बता रहा हूं कि साम्यावस्था का मतलब क्या है। हमने ऊष्मा दी, इसका ताप बढ़ा, इसका ताप बढ़ा, अभी यह ताप बढ़ गया, मान लीजिएगा इसका ताप बढ़ करके यहाँ पर ये हो गया है, इसको मान लो 40 हो गया, मान लो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, और फिर इसका ताप बढ़ करके मान लो 60 हो गया, और इसका मान लीजिएगा यहाँ से ऐसे ही रफ आइडिया ले रहे हैं कि मान लीजिएगा इसका 40 से 60 हो गया, इसका 50 हो गया, और इसका 40 हो गया, और यह मान लीजिएगा 80 हो गया, और ये आपका 70 हो गया, और ये आपका 60 हो गया। अब आपने और ताप बढ़ाया, थोड़ी देर बाद देखा ये 90 हो गया, थोड़ी देर बाद देखा ये 80 हो गया, थोड़ी देर बाद देखा ये 70 हो गया, फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा कि ये 90 ही रहा, बढ़ा ही नहीं, ये देखा कि ये 80 रहा, ये भी नहीं बढ़ा, ये भी 70 रहा, फिर 90 रहा, फिर 80 रहा, फिर 70 रहा, फिर 90 रहा, फिर 80 रहा, फिर 70 रहा। एक समझने के लिए मैंने आपको एक डाटा बना दिया, रफ आइडिया, कि मान लिया कि ऐसे ताप बदल रहे थे, तो ये जो स्थिति है ये वाली, जिसमें ताप समय के साथ साथ बदल रहा था, ये है असाम्य अवस्था, जिसमें हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना, जिसमें समय के साथ साथ अब ताप का बदलना बंद हो चुका है, जिसमें समय के साथ साथ अब ताप का बदलना हर बिंदु का अलग अलग है, लेकिन समय के साथ ये ताप बदलना बंद हो चुका है, तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी कि किसी भी क्षण के हर एक बिंदु का ताप वास्तव में अलग अलग है, लेकिन उस बिंदु का ताप अलग अलग है, उसके जो है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर ये पूरा एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को ले लो चाहे तो, मान लीजिएगा ये पूरा का पूरा ले लिया, तो इसका जो ताप है, इसके ऊपर हर बिंदु का ताप सेम, यहाँ पर सेम है, ये इसका सेम है 20, इसका 10 है, तो ये यहाँ पर ये वाली स्थिति में मान लो ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, और ये 80 आ गया, और ये 70 आ गया, तो अब ये 90 से 70 नहीं बदल रहे, एक घंटे बाद भी देखोगे तो 90 रहेगा, 80 रहेगा, 70 रहेगा। तो इस ताप की स्थिति में जब आ जाएगी, इसको बोलेंगे कि ये क्षण आपकी साम्य अवस्था में आ चुकी है, क्योंकि साम्य अवस्था को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पूरा चैप्टर साम्य अवस्था में ही पढ़ना है। अच्छा, अब कोई सोचेगा कि सर अगर मैं इसका ताप बदलना चाहूं तो क्या करूं? बेटे फिर सोर्स बदलना पड़ेगा, फिर सोर्स बदलना पड़ेगा। मान लो 100 जूल ऊर्जा दे रहा था पर सेकंड, हो सकता है 500 जूल पर सेकंड वाला सोर्स लगा दिया जाए, तो हो सकता है उससे ताप बदल जाएंगे, लेकिन उसमें भी साम्य अवस्था आ जाएगी, उसमें किसी और ताप पे साम्य अवस्था आ जाएगी, बट साम्य अवस्था आनी ही है, तो साम्य अवस्था आ जाएगी। उसी केस में हम आगे इस चैप्टर को कंसिडर करना है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, तो साम्य अवस्था को क्या कह देंगे एक तरह से कि किसी भी क्षण के हर एक बिंदु का ताप समय के साथ साथ बदलना बंद हो जाए, समय के साथ साथ बदलना बंद हो जाए, तो उस समय उस क्षण को बोलते हैं, या उस समय बोलते हैं कि जो निकाय है वो साम्य अवस्था में आ गया है। लेकिन उसके हर बिंदु का ताप समय के साथ साथ तो नहीं बदलेगा, बट हर बिंदु का ताप अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं कि भाई मान लीजिएगा ये क्षण है, मान लीजिएगा ये क्षण है, तो अगर मैंने बोला कि साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में, अगर ये साम्य अवस्था में है तो मैं बोला इसको उच्च ताप, मान लीजिएगा ये दे दिया 100, और यहां पर ये एक सरफेस लिया, एक पृष्ठ लिया जिसे मैंने बोला ए, एक और ले लिया जिसे मैंने बोला बी, एक ये वाला है सी। अगर इसका ताप सपोज करो 75 है, इसका ताप 50 है, और मान लीजिएगा इसका ताप 25 है, तो साम्य अवस्था में क्या ये 75 कभी बदलेगा? तो आंसर क्या है? नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये समय के साथ साथ बदलने बंद हो चुके हैं। लेकिन किसी भी सरफेस पर किसी भी पृष्ठ को ले लोगे तो उसके हर बिंदु का ताप समान होगा। अगर मैं बोलूं इस ए के ऊपर एक बिंदु ये है, इस ए के ऊपर एक बिंदु ये है 1 और 2, तो मैं बोलूं अगर क्या A1 बराबर A2? यस, सही है, क्योंकि इसके हर बिंदु का ताप समान रहेगा, ये एक ही पृष्ठ है। अगर मैं बोलूं क्या TA इक्वल टू TB? ये गलत है। अगर मैं बोलूं TA ग्रेटर देन TB? ये सही है, क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, तो ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ?
साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ किसी भी वस्तु के अलग अलग बिंदुओं का ताप नहीं बदलता है। वो अलग अलग स्थिति वाले बिंदुओं की अलग अलग ताप हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनके ताप कभी भी नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है साम्यावस्था को समझ सकते हैं कि भाई जो है साम्यावस्था का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। साम्यावस्था में हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ ताप नहीं बदलेंगे। तो एक छोटी सी बात पॉइंट में आप लिख भी सकते हैं, जब किसी क्षण के बिंदुओं का ताप समय के साथ बदलना बंद हो जाए, समय के साथ नहीं बदलता है, तो हम कहते हैं कि साम्यावस्था आ गई है। सीधी सी भाषा में याद रखें, सीधी सी भाषा में आपको याद रखना है कि भैया ताप किसके साथ नहीं बदलता। इसी कंसेप्ट के बेस पर कभी कभी पूछ लेता है समतापी पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है ना, ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समतापी पृष्ठ। छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। तो समतापी पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि उसके ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु का ताप समान हो, उस हम क्या बोलेंगे? समतापी पृष्ठ। और समतापी पृष्ठ के बारे में थोड़ी सी बातें और जानते हैं कि समतापी पृष्ठ क्या होता है। चलो समतापी पृष्ठ समझते हैं क्या होता है। वैसे थोड़ा सा आइडिया समझ आ गया होगा। समतापी पृष्ठ इसको बोलते हैं इक्वी टेम्परेचर या आइसोथर्मल बोल लो, आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस। जैसे अभी हमने देखा, एक एग्जाम्पल तो यही ले लेते हैं जो भी देखा हमने, ये वाला सब कुछ साम्यावस्था में, सब कुछ साम्यावस्था में है। तो हमने क्या करा, एक पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ लिया, इस पे ये इसको पृष्ठ को नाम दिया ए, ये पृष्ठ लिया, ये इस पे हमने पॉइंट लिया नंबर 1, पॉइंट लिया नंबर 2। तो इसके टेम्परेचर ऑफ 1 और टेम्परेचर ऑफ 2 ए के लिए क्या सेम है? यस। तो हम बोलेंगे कि ए एक कोई भी बिंदु ले लो, तीन बिंदु ले लो, बराबर T3, 1 2 3 तीनों का समान होगा। इस ए एक समतापी पृष्ठ है। ऐसी कोई पृष्ठ लिया बी, मान लीजिएगा इसका जो है 4 पॉइंट ले लिया, 5 पॉइंट ले लिया, इसको नंबर दे दिया 4 पाई। क्या T4 बराबर T5 होगा? यस। तो ये बी में है, तो क्या होगा? बी एक समतापी पृष्ठ है। लेकिन क्या टेम्परेचर ऑफ 1 बराबर टेम्परेचर ऑफ 4? नहीं, क्योंकि ये पृष्ठ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि TA इज नॉट इक्वल टू TB। रिलेटिव में टेम्परेचर ऑफ ए का ताप बड़ा है बी के ताप से। अगर यहाँ पर उच्च ताप और ये निम्न ताप है, तो ऊर्जा जो होगी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे आपने कोई भी एक शीट ले ली, इसको आपने गर्म करना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल यहां से गर्म करना शुरू करा, तो आप देखोगे कि ये गर्म होने होते इससे इक्वल डिस्टेंस पर कुछ सर्किल बनाओ, तो इस सर्किल के ऊपर हर बिंदु का ताप समान होगा, इस सर्किल के ऊपर हर बिंदु का ताप समान होगा। ठीक है, तो ये बोला जाएगा आइसोथर्मल सर्किल या समतापीय वृत्त, इनको बोलेंगे समतापीय वृत्त। ऐसे ही गोले, मान लीजिएगा ये आपके पास गोला है,
और यहाँ पर हाई ताप है और इधर निम्न ताप है, तो ऊर्जा इधर से इधर फ्लो होगी। तो यहाँ पर इससे इक्वल डिस्टेंस पर कोई भी ले लो, एक पृष्ठ बना लो, तो ये भी क्या होगा, गोला होगा भाई, ये भी गोला होगा ना। तो गोला इससे इक्वल दूरी पर है, सारे बिंदुओं का ताप जितना भी होगा ये इसका मान लीजिएगा ए मान लिया, और एक और ले लिया, ये बी ले लिया। तो इस ए के ऊपर ये ए आपका कैसा है, ए समतापीय। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। पृष्ठ है, पृष्ठीय गोला, समतापीय पृष्ठ, और ये गोलीय है, गोलीय है, गोले की फॉर्म में। ऐसे बी भी होगा तो बी भी एक समतापीय पृष्ठ है, गोलीय। लेकिन क्या ए का ताप और बी का ताप बड़ा है या कम है? बड़ा है, क्योंकि ऊष्मा इधर से उधर फ्लो हो रही, दोनों के बराबर नहीं है। लेकिन ए के ऊपर अगर मैं कोई बिंदु ले लूं सी, क्या टी ए बराबर टी सी? हाँ, क्योंकि इसके हर बिंदु का ताप समान होगा। अगर मैं इस पे कोई बिंदु ले लूं डी, तो क्या टी बी बराबर टी डी? यस, तो भी टी बी बराबर टी डी हो जाएगा। लेकिन क्या टी ए बराबर टी डी कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा के ताप की बात करते हैं, इसमें समतापीय पृष्ठों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है वो समझेंगे कि ऊष्मा जो प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्रवाहित होने के क्या क्या नियम है। ओके, ऊष्मा के चालन की विधि के कुछ नियम हैं, लेकिन वो सारे नियम किसके बेसिस पर है? ऊष्मा की साम्यावस्था के केस में। तो साम्यावस्था के केस में कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो क्या है? चालन के नियम, चालन के नियम किसमें? साम्यावस्था में। कुछ नियम है भाई, उसी के बेस पर हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ाई है कि किसी छड़ को जब चालन के लिए अब क्या करा, हम इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि भी मान लीजिएगा ये कोई एक छड़ है, कोई भी ले लो, इसका इधर उच्च ताप है, इधर निम्न ताप है, साम्य अवस्था में है। इसकी लेंथ को ले लिया आपने L, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको ले लिया A। ठीक है, चाहे वो तो X पे जा करके dx एलिमेंट भी बोल सकते हो इसकी लेंथ को, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा A। ओके, तो इसका कोई भी ताप हमने मान लिया, बीच में कोई भी T है। ओके, तो होता क्या है इसमें, ये बोला जाएगा कि जो प्रत्येक बिंदु है छड़ का प्रत्येक बिंदु छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप अलग अलग होता है, परंतु वह समय के साथ नहीं बदलता, परंतु वह समय के साथ नहीं बदलता है। और एक ही पृष्ठ पर जो बिंदु होंगे उनका ताप समान रहता है। एक ही पृष्ठ पर, समतापीय पृष्ठ पर बिंदुओं का ताप समान होता है।
भाई जो प्रैक्टिकली हुआ, जो देखा, उसी को हमने फिर एक कुछ नियम बना दिए, भी ऐसा होगा। दूसरा यह है कि जो ताप है, ताप हाई से उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, रेखीय रूप में कम हो रहा है कि जो ताप है उच्च ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ रेखीय प्रतिबंध के साथ, रेखीय समीकरण के साथ घटता है। रेखीय रिलेशन होता है, वो कैसे होता है, रेखीय भी निकालेंगे। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ये भी हम प्रूफ करेंगे कि रेखीय क्यों होता है। तीसरा यह है कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है, जो ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर प्रत्येक पृष्ठ या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, प्रत्येक पृष्ठ पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर समान होती है। दर का मतलब समझते हो, प्रवाह की दर का मतलब होता है ऊष्मा पर सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड, कैलोरी पर सेकंड। तो ऊष्मा प्रवाह की दर हर बिंदु पर सेकंड ऊष्मा जो प्रवाहित होती है साम्य अवस्था में, वो समान होती है। इसीलिए जितनी ऊष्मा एक सिरे पर प्रवाहित होती है, प्रवेश करती है, ऐसे लिख लो, प्रवेश करती है, जितनी ऊष्मा एक सिरे पर प्रवेश करती है उतनी ही ऊष्मा दूसरे सिरे पर से बाहर निकलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, हमने कर ली पूरी। अब आगे इसमें सिर्फ कंसेप्ट और न्यूमेरिकली रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। बताया क्या हमने इसमें कि भाई इसमें हमने सिर्फ आपको ये बताया कि चालन के नियमों में ये देखा, हमने प्रैक्टिकली जो देखा कि छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी एक पृष्ठ के सभी बिंदुओं का ताप समान होता है, जिन्हें हमने समतापी पृष्ठ बोला था। साम्य अवस्था के अगर केस है तो साम्य अवस्था के केस में ताप उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ घटता जाएगा, लेकिन घटेगा भी तो कोई तो रिलेशन होगा, कौन से फॉर्मूले से घट रहा, तो रेखीय समीकरण बनेगी उसकी। कैसे बनती है रेखीय समीकरण, उसको हम देखेंगे कैसे बनेगी, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, जिसके बेस पर हमें सारा चैप्टर ही कवर करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऊष्मा प्रवाह की दर प्रत्येक पृष्ठ पर ऊष्मा प्रवाह की दर प्रत्येक पृष्ठ पर समान होती है। प्रवाह की ऊष्मा प्रवाह की दर का मतलब, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर dq बाई dt या डेल्टा q बाई डेल्टा t, ऊष्मा प्रवाह की दर ये क्या होती है, इसी को हम पावर भी बोल सकते हैं, ये लो पावर भी बोल सकते हैं, या जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, कैलोरी पर सेकंड भी बोल सकते हैं। प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह जिस हो रही है वो समान होगी। जितनी ऊष्मा q कैलोरी पर सेकंड यहां पर हो रही है, क्या उतनी ही q कैलोरी पर सेकंड यहां होगी, क्या उतनी ही q कैलोरी पर सेकंड यहां होगी। ये इसका मतलब है कि भाई अगर यहां से q कैलोरी पर सेकंड गई तो यहां से भी q कैलोरी पर सेकंड ही बाहर निकल रही होगी। अगर 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो 10 q हो जाएगी, तो यहां से भी 10 q ही बाहर निकलेगी। 1 सेकंड में q कैलोरी गई, 10 सेकंड में 10 q कैलोरी चले गए, तो यहां से भी 10 q कैलोरी ऊष्मा बाहर आएगी। यही इस नियम का मतलब है कि हर एक पृष्ठ पर बराबर ऊष्मा पर सेकंड जा रही होगी। अगर मैं एक नया पृष्ठ बनाऊं तो इस नए पृष्ठ पर भी q कैलोरी पर सेकंड ऊष्मा जा रही होगी। लेकिन ऐसा कब हो रहा है, सिर्फ साम्य अवस्था में हो रहा है भाई। ये सब केवल साम्य अवस्था में हो रहा है। साम्य अवस्था में ऊष्मा, जब ताप साम्य अवस्था से पहले तो वो क्या हो रहा, ताप बढ़ा रहा था, तो ऊष्मा कहां जा रही थी, वो खा रही थी रोड। लेकिन जब ताप बढ़ना बंद हो गया तो बस फिर वो कांस्टेंट रेट से, एक नियत दर से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर रहा है। साम्य अवस्था के केस में रखेंगे याद।
अगर साम्य अवस्था नहीं होगी तो फिर वो ताप को बढ़ाता रहेगा, तो वो ऊष्मा कहाँ खर्च हो रही, तो ऊष्मा को रोड अपने अंदर खर्च करवा रही है। ऊष्मा को रोड अपने अंदर खर्च करना बंद कर देगी, तब वो एक नियत दर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हमें मिल गया, इसी पे सारी कहानी चलने वाली है। इसी के बेस पर ये बोला गया कि भाई ठीक है, दर आपको पता तो लग गई कि भाई जितनी जाएगी उतनी बाहर आएगी, लेकिन ये दर होगी कितनी, तो इस दर की कैलकुलेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा चैप्टर उसी पर चलने वाला है। तो इस दर की कैलकुलेशन करते हैं भाई। इस दर की कैलकुलेशन के लिए इन्हीं नियमों के हिसाब से सोचा प्रैक्टिकली, तो एक्सपेरिमेंटली देखा। आप खुद भी सोच सकते हो, अरे भाई खुद सोच सकते हो, जितना ज्यादा ताप का अंतर होगा dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया, एक तरह से हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर मान लो, ठीक है। हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, जितना ज्यादा ताप में अंतर उतनी ज्यादा ऊष्मा प्रवाह की दर फटाफट जाएगी। यस, जितना ज्यादा, मान लो 500 है, उधर 100 है, 400 आ गया तो 30 जाएगी। मान लो 500 है, 300 है तो 200 रहेगा ताप अंतर, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा रेट पर सेकंड। ऊर्जा जो होगी पर सेकंड जाने वाली ऊष्मा वो ताप के अंतर पर निर्भर करती है। दूसरा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, यस, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा प्रवाह की दर, जितना कम ऊष्मा उतना कम, तो dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा, dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू, सोचो यहां से वहां तक चलना, जितनी ज्यादा लंबाई चलनी पड़ेगी उतना ज्यादा समय लगेगा, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ उतनी कम ऊष्मा प्रवाह की दर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो इन सब चीजों पर निर्भर करती है। ये तीन नियम हमने इसमें मिला दिए हैं। इसके बेसिस पर हमने इसकी जो ऊष्मा प्रवाह की दर को, इन तीनों नियमों को एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रायोगिक आधार पर देखा कि भाई ये होता है, ये नियम है, प्रयोग है, ये लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इनको हम नहीं बदल सकते। प्रायोगिक आधार पर ये नियम बन गए। इसका मतलब dq बाई dt प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t बाई L, यानी कि इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल साइन आया तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या होगा, क्या एक नियतांक आएगा? यस, ये एक नियतांक लगा दो, लो जी नियतांक लग गया। एक नियतांक आया k a डेल्टा t बाई L, जिसमें डेल्टा टी को हम बोल देंगे हाई ताप से निम्न ताप की तरफ, और ये बन गया ऊष्मा प्रवाह की दर। यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड और कैलोरी पर सेकंड। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि भाई अब इस छोटे से हिस्से में भी अगर पूछेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊष्मा जा रही, अगर ये पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊष्मा जा रही, तो भी dq बाई dt बोलेंगे। अगर बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पर सेकंड कितनी ऊष्मा, तो भी dq बाई dt, तो कितना भी ले लो dq बाई dt। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T है तो यहाँ पे टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, तो dt कैसा होगा, नेगेटिव। भाई ये ज्यादा है कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ, छोटे से लेंथ की बात करूँ, dx की, L की जगह dx लेंथ की ले लिया, मतलब आपने एक तरह से सिलेंडर, ये जो वायर है या जो रोड है वो dx लेंथ की ले ली। इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T प्लस dt मान लिया, लेकिन ये तो इनिशियल टेम्परेचर है और ये फाइनल टेम्परेचर है, तो ये तो ज्यादा है और ये कम है, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या आएगा, माइनस dt, माइनस dt आएगा ना। T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये ज्यादा में से कम गएंगे तो माइनस का बचेगा। तो इस बेसिस पर इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, dq बाई dt Ka चेंज इन टेम्परेचर हो गया dt, लेकिन माइनस का अपॉन dx। तो ये और ये एक ही बात है। जब इसको डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, बस इसका यूज कैसा करेंगे हम सीखेंगे बाद में। अच्छा, इस तरीके से फॉर्मेट में लिखने में इसको हम नाम देते हैं फूरियर इक्वेशन, फूरियर समीकरण, फूरियर समीकरण। तो वो नामकरण है कि भाई जिसने बनाई। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है dt बाई dx, dt बाई dx ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है इसकी ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। जब भी कोई चीज x के साथ साथ आ रही होगी चेंज, वो डिवीजन में x के साथ बदल रही होगी, जैसे विभव प्रवणता पढ़ेंगे आगे, वहां पर पोटेंशियल अपॉन dx आ जाएगा,
ताप प्रवणता आ गई, ऐसी वेग प्रवणता dv/dx आ जाता है। तो जब भी x के साथ कोई चीज चेंज हो रही होगी, ऊपर dt/dx आ गया तो ये ताप प्रवणता कहलाती है। नामकरण है, याद रखेंगे। तो यह जो ताप प्रवणता है यहां पर यही डेल्टा T/L इस फॉर्मेट में है। इसे डेल्टा T/Δx भी लिख सकते हैं या L भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह से यही है। यहाँ पे मैंने हाई माइनस लो टेम्परेचर किया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने यही किया, लेकिन मैंने फिलहाल उसके साथ किया तो माइनस dt बचेगा, इसलिए माइनस लगा दिया। जनरली समीकरणों को कब यूज करना है इसका बाद में देखेंगे। ये एक ही चीज है, आपको मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा, लेकिन फिलहाल सारे सवालों का आंसर हमें इससे मिल जाएगा। आप देखेंगे कि ये और ये एक ही चीज है, अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई वो ऐसे क्यों लिखी, दो इक्वेशन है, इसमें अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है बेटे। देखो ध्यान से मैं बताता हूं। अगर मैं इसी की बात करूं, बस इसका फर्क क्या है देखो। अगर मैं कहूं इसी की बात करता हूं dq/dt, और इक्वल टू ये तो क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मान लो कुछ भी h मान लिया, बराबर -ka/dt/dx। तो h तो कांस्टेंट है, dx बराबर -ka/dt। अगर मैं इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लगा दूं तो इसका ताप तो क्या होगा, हाई से लो, और इसका ताप क्या होगा यहां पर 0 से L। तो h तो कांस्टेंट है और बचेगा क्या, 0 से L dx और माइनस का ka, और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन TL माइनस TH, माइनस को अंदर लेंगे तो TH माइनस TL, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x की लिमिट L माइनस 0, यानी कि h इंटू L माइनस 0 बराबर ka TH माइनस TL अपॉन TL, और ये h बराबर ka TH माइनस TL अपॉन L, और h इक्वल टू ka डेल्टा T/L, और h का मतलब dq/dt, dq/dt ka डेल्टा T/L। अब बताओ क्या ये एक ही चीज थी? यस, एक ही चीज है। तो बस वो जब कोई चीज वेरिएबल होने लगेंगी, कैलकुलेशंस में कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, तब इस इक्वेशन का यूज करना समझदारी होगी, है ना। जब मान लो के वेरिएबल दे दिया, के टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया, के एक्स का फंक्शन दे दिया, तब इससे करना समझदारी है, क्योंकि यहाँ कैलकुलस अपना आप बनी बनाई बैठी है डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट में। मान लो एरिया वेरिएबल दे दिया, एरिया परिवर्तनशील दे दिया, तो फिर हमें कैलकुलेशन समाकलन लगा करके सॉल्व करनी पड़ेंगी चीजों को, लेकिन वो बहुत थोड़े से टफ हो जाते हैं चीजों को, उनको करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा काम इससे चल जाएगा, क्योंकि जब तक चीजें कांस्टेंट रहेगी हमारी चलती रहेगी। ये रेट इंपॉर्टेंट है, ये दर, ऊष्मा की दर कभी भी बदलने वाली नहीं है। हर पृष्ठ पर ऊष्मा की दर समान रहेगी जब तक साम्य अवस्था रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ये दर नहीं बदलेगी अगर साम्य अवस्था है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब तक अपने पास साम्य अवस्था है तो हर पृष्ठ पर ऊष्मा की दर कभी नहीं बदलेगी। दिमाग में डाल लें इसको। ठीक है, अब फिर इससे सवाल कैसे करेंगे, किस तरीके से इसके यूज होंगे, उसको समझते हैं। फिलहाल तो दिमाग में डाल लेंगे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका इस चैप्टर की जान है। अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया तब आपको इस चैप्टर में से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो जी। अच्छा अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई ऊष्मा की जो दर है, ये अपनी ऊष्मा की जो दर है, ऊष्मा की दर, इसमें की जो दिशा है ये इंपॉर्टेंट है। दिशा है इसमें, क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो होती है। ऊष्मा की दर की दिशा में लंबाई को कंसीडर करेंगे, लंबाई लेनी है, यानी कि L कौन सी होगी, ऊष्मा की दर की दिशा में, और एरिया ऊष्मा की दर की दिशा के लंबवत।
अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लंबवत एरिया लेना है, क्षेत्रफल लेना है, क्षेत्रफल लेना है ए को कैसे लेना भाई? देखो ना ऊष्मा कैसे जा रही, ऐसे। तो क्या क्षेत्रफल के लंबवत है? यस। क्या लेंथ के समानांतर है, लेंथ की दिशा में ही है? यस। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि जैसे मैं आपको बोलूं, अब आपको जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको कि भाई इस दिशा को ध्यान से समझेंगे। देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई मान लीजिएगा आपके पास ये कोई रोड है, ये कोई छड़ है। इस छड़ का जो लेंथ है ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है। तो जाहिर सी बात है ऊष्मा फ्लो ऐसे होगी। ऊष्मा फ्लो ऐसे होगी तो ऊष्मा फ्लो की दर dq/dt भी ऐसे होगी। इसे h भी बोल सकते हैं। h का मतलब भी क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर, तो dq/dt। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी देते हैं q के ऊपर डॉट लगा दो, क्योंकि इसका मतलब भी dq/dt होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। खैर वो तो एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है। अभी आपको क्या समझना है, अगर मैं बोलूं कि बताओ इसके लिए dq/dt क्या लिखेंगे, तो बेटे उसमें ऐसे जा रही, तो लेंथ कौन सी? a। बेटे k तो इसका कांस्टेंट है जिसे हम चालकता कहते हैं, सभी पढ़ेंगे क्या और डिटेल में थोड़ा सा। एरिया कौन सा लेंगे? क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है? क्या ये एरिया a इंटू सी होगा? सॉरी, ये b इंटू सी होगा। क्या एरिया? b इंटू सी और ताप TH माइनस TL। बस ये आंसर इसका, ये आंसर हो गया इसका। अगर यही सवाल में मैं आपसे बोलूं कि भाई हम ऊष्मा जो है इस वाले सरफेस से ना दे करके इधर से दूंगा, मैं तो भाई ऐसे फ्लो कराऊंगा मैं तो ऊष्मा को। यहाँ पर हाई ताप लिखूंगा, यहाँ पे लो ताप लिखूंगा, निम्न ताप लिखूंगा। अच्छा लिखो भाई, लेकिन ये वाला लंबाई a है और ये b, ये c। तो इसके लिए dq/dt, इसके लिए ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, या पावर भी बोल सकते हैं। क्या? k तो पदार्थ का गुण होता है, k एक पदार्थ का गुण होता है जिस पे बात करेंगे, तो k तो सेम ही रहेगा। लेकिन क्या इसकी लंबाई कौन सी लेंगे? यहां से ऊष्मा कैसे जा रही है? ऐसे। तो इसी की दिशा की लंबाई वो कौन है? c। अरे इस तरफ ऊष्मा जा रही है तो c होगी ना। यस, तो c तो हो गई लंबाई। एरिया कौन सा आ रहा भाई? एरिया तो आ रहा सामने इसके, जो कि इसकी उस दिशा के लंबवत है। तो लंबवत है तो a इंटू बी आ गया और ताप हाई माइनस लो आ गया। और चलो जी एक केस और ले लेते हैं। मान लो कि आपने ऊष्मा ऐसे दी, इधर से दी और पीछे से निकल गई, यानी कि ऐसे अंदर गई, इसको अंदर वाले साइन को ऐसे दिखाते हैं, और पीछे से निकल गई। ये A, ये B, ये C। तो इस वाले पृष्ठ पर, ये वाला जो पृष्ठ है इसका ताप हाई है और इस वाले का पृष्ठ का ताप निम्न है। तो ऊष्मा ऐसे चली गई अंदर बोर्ड के अंदर खचा। तो dq/dt कितनी? यानी कि k इंटू, अब ये वाला पृष्ठ लंबवत है, ऐसे लंबवत है, तो एरिया कितना? a इंटू सी। ये c है ना, तो AC। और भाई लेंथ कौन सी होगी जो कि इसी की दिशा में है? वो b होगी, दैट इज b। और वही हाई ताप माइनस लो ताप। तो ये सिर्फ समझाने का पर्पज ये है कि भाई लेंथ और एरिया को कैसे डिसाइड करना, ऊष्मा प्रवाह की दिशा में लंबाई को कंसीडर करना है और ऊष्मा प्रवाह की दिशा के लंबवत आपको एरिया को लेकर चलना है। इस तरीके से एरिया और आपको लंबाई का डिसीजन लेना है, लंबाई और एरिया का निर्णय करना है। क्लियर? ठीक है, तो हमने अभी तक ऊष्मा चलन का फॉर्मूला पढ़ा था, ऊष्मा प्रवाह की दर का। ये फॉर्मूला पढ़ा dq/dt बराबर
के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये पढ़ा, जिसमें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि एल और डी क्यू बाई डी टी ऊष्मा, इनकी दोनों की डायरेक्शन समानांतर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और डी क्यू बाई डी टी और एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनकी जो दिशा है ना, इसकी जो दिशा है उसकी दिशा के समानांतर और ये लंबवत, ये हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से लंबाई और एरिया को लेना। लेकिन अब इसमें एक ताप तो हमें पता है भाई, ताप के बारे में तो पता है कि उच्च से निम्न के दोनों का अंतर, लेकिन एक के और बच रहा है। अभी ये के क्या था, इस के की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बेटे ऊष्मीय चालकता। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय चालकता। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने अब एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप पार्क में बैठे हैं और आपको एक लकड़ी की बेंच पर बैठना पड़ रहा है और एक या फिर आयरन की बेंच पे बैठे हैं, तो आपको आयरन की बेंच, लोहे की बेंच तेज गर्म लगती है और लकड़ी की बेंच कम गर्म लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो लकड़ी की बेंच भी उतना ही असर करेगी, जितनी तेजी से आपको पीछे से जलने लगता है ना लोहे की बेंच पर, थोड़ी देर बैठे रहोगे तो लकड़ी की बेंच भी जलाने लगेगी उतना ही। तो ये किस चीज का अंतर है? ये बेसिकली ताप तो दोनों का समान था, पार्क में जो चीज रखी है उसका ताप समान है, इस कमरे में अगर एसी लगा हुआ है इसका जो ताप है वो तो समान है, लेकिन हर वस्तु का समान ताप आएगा। लेकिन फिर भी जब उसको छू रहे हैं तो कोई ठंडी, कोई कम गर्म या कोई ज्यादा गर्म लग रही, तो कारण क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण। किसी में ऊष्मा स्थानांतरण ज्यादा जल्दी होता है, किसी में कम होता है। तो वो ऊष्मा स्थानांतरण का जो गुण होता है वो पदार्थ का गुण होता है, और वो पदार्थ का गुण ऊष्मीय चालकता के पर निर्भर करता है, जिसमें इस के की यूनिट आप निकाल सकते हैं। जैसे इसकी यूनिट तो क्या हो गई? जूल पर सेकेंड, या वाट भी कह सकते हैं, जैसे वाट भी कह सकते हैं। तो के का फॉर्मूला क्या बन गया? यहां से अगर देखा जाए तो के का फॉर्मूला बन गया, आप इसको ऐसे लिख लो सिंपल फॉर्मेट में, Q अपॉन टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल। सिंपल फॉर्मेट में क्या बन गया? के बराबर Q इंटू एल अपॉन ए डेल्टा टी इंटू टी अपॉन टी। जिसे हमने इसको तो हमने चलो लिख लिया जूल पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी तो लिख लेंगे जूल, इसकी लिख लेंगे मीटर स्क्वायर, इसकी लिख लेंगे मीटर, इसकी लिख लेंगे मीटर स्क्वायर, इसकी लिख लेंगे केल्विन या डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ताप में अंतर लिखने में डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई फर्क नहीं होता। तो ये अपना सेकंड हो गया। तो क्या बन गया? मीटर से मीटर कट गया, तो जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, या जूल पर सेकंड को क्या लिख देंगे? वाट पर मीटर केल्विन, या फिर वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन है। ताप परिवर्तन के केस में डिग्री केल्विन ले लो या डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर केल्विन ले लो। तो ये पदार्थ का गुण है। पहली बात क्या हो गया? ये पदार्थ का गुण है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। ये पदार्थ का गुण है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। दूसरी चीज, इसकी इकाई ये हो गई वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं जी। डायमेंशन इसी से निकाल लो, यहीं से, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? जूल का मतलब mL2T-2, और भाई सेकंड का मतलब T, मीटर का मतलब L, केल्विन को आप ले लो इसकी डायमेंशन को थीटा की फॉर्म में। तो mL, एक L से L कट जाएगा, mL T-3 और θ-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है। फिर ये होता क्या है? बेसिकली चालकता किसी पदार्थ की जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से ऊष्मा प्रवाहित होगी, जितनी ज्यादा चालकता गुण होगा इसमें। बिल्कुल वैसे ही होता है चालकता का गुण, जैसे कि आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा धारा वाला चैप्टर, करंट वाला चैप्टर। तो उसमें क्या होती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के साथ उसकी पदार्थ की चालकता होती है, जिसे हम बोलते हैं जिसको हम धारा, उस जो अपनी विद्युत चालकता बोलते हैं, विद्युत प्रवाहित होती है ना, तो यहाँ पर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा चालकता, वहां विद्युत प्रवाहित होती है तो ऊष्मा चालकता, है ना, वहां पे सिग्मा से लिखते हैं इसको। ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ऊष्मा प्रवाहित होती है ऊष्मा चालकता। जितनी ज्यादा वो चालकता होगी उतनी तेजी से, उतना आराम से ऊष्मा या उतना ही आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ठीक वैसे ही जितनी ज्यादा ये के होगी इतना आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी। यानी कि लोहे की ऊष्मा चालकता लकड़ी की ऊष्मा चालकता से ज्यादा होती है, तो इसीलिए लोहे में तेजी से ऊष्मा प्रवाहित होती है
और इसमें लकड़ी में ऊष्मा प्रवाहित धीरे धीरे होती है। हाँ, एक लंबे टाइम के बाद, क्योंकि पर सेकंड ऊष्मा प्रवाहित हो रही, कुछ टाइम के बाद, टाइम अलग अलग लगेगा, कुछ टाइम के बाद उसमें ऊष्मा आ जाएगी। खैर, उसमें चालकता को आप क्या लिखेंगे कि पदार्थ का गुण तो है ही, लेकिन साथ साथ ये क्या बताती है, ये इस बात का मापदंड है, इस बात को हमें मापना सिखाती है कि कितनी जल्दी किसी वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, तो ये इस बात को बताएगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर के की जो बात करते हैं जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, तो अगर हम बात करें कि भाई के को हम लिख सकते हैं कि अगर 1 मीटर ले लो, या फिर यहीं से ले लो, यहां से ले लो, K इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए डेल्टा टी इंटू टी। अगर हम बात करें कि 1 मीटर लंबी छड़ है कोई, और एरिया भी उसका 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस का ताप में प्रवाहित हो रहा हो, ताप का अंतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ऊष्मा चालकता। किसी छड़ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्र पर ताप वाली के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस 1 सेकंड में करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी ऊष्मा चालकता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा बनेगी। इससे बना सकते हैं डायरेक्ट परिभाषा को इसकी रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से सीधे सीधे बना सकते हैं कि भाई 1 मीटर लंबी छड़ का ताप, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली छड़ है, उसके सिरों का ताप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, तो ताप 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी या जितनी जूल पर सेकंड की आवश्यकता होगी, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे के, या फिर उसे बोलेंगे अपने ऊष्मा चालकता। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई पर सेकंड कितनी ऊष्मा आपकी मिल रही है, अगर लंबाई 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और ताप सिरों का ताप 1 डिग्री सेल्सियस हम चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका मापदंड है, यानी कि एक तरह से क्या बोल देंगे हम, पदार्थ का गुण तो यही, तो ये क्या है, ऊष्मा के प्रवाह होने का, ऊष्मा कितनी जल्दी प्रवाह हो सकती है, कितना देर में प्रवाह हो सकती है, इसका ऊष्मा के प्रवाह होने का मापदंड है। ऊष्मा कितनी जल्दी, जितना दा के ऊष्मा प्रवाह उतनी ही ज्यादा, कितना कम के ऊष्मा प्रवाह उतनी ही कम, यानी कि ऊष्मा के प्रवाह का कम या जल्दी होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें ऊष्मा कितनी तेजी से प्रवाहित हो रही है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी चालकता कितनी है, उसकी उसमें चालकता कितनी है, और ये इसके पदार्थ का गुण है। हर पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं, लकड़ी के अलग, एल्यूमिनियम की अलग, लोहे की अलग, और किसी की भी पदार्थ की होगी तो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं पर हमें ऊष्मा तेजी से फ्लो करवानी तो ऐसा पदार्थ यूज कर लेते हैं जिसमें ऊष्मा चालकता ज्यादा हो, कहीं पर ऊष्मा को धीरे धीरे फ्लो करवाना तो ऐसा पदार्थ यूज कर लेते हैं जिसकी ऊष्मा चालकता कम हो। ठीक है, अब चूंकि हमने भी देखा है कि यार ये जो ऊष्मा चालकता है, तो वैसे ही जैसे हमारी विद्युत चालकता थी, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ऊष्मीय प्रवाह है, तो वहां पर क्या था, आवेश का प्रवाह, तो ये ऊष्मीय धारा है, वहां पर क्या होता था, विद्युत धारा। तो हमने इसको रिलेट किया, हमने इसको संबंधित किया किससे, विद्युत धारा के चैप्टर से, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ताकि आप इसके फॉर्मूलों को उसके फॉर्मूले से मैच करा पाए। तो यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना है कि अगर हम बात करें तो हमने पहले कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमें इधर विद्युत धारा से समझाता हूं, हालांकि आप इसको पढ़ेंगे 12th में चैप्टर को, लेकिन जितना आप 10th में पढ़ चुके हैं उतने के बेसिस पर समझाता हूं। क्या आपने आवेश की बात करी थी वहां पर, यस, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ऊष्मीय धारा। इसको हम H से डिनोट करते हैं या फिर dQ/dt से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड होती है। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I या स्मॉल I से डिनोट कर लेते हैं। इसको हम एम्पियर, इसकी यूनिट होती है, आपने पढ़ी होगी, या फिर कूलाम पर सेकंड।
तो चार्ज से डिनोट क्यू से करते हैं, और जो ये तो क्यू के किससे नोट करते हैं, आवेश को, और यहां पर ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू को। इसकी यूनिट जूल मान लो और कैलोरी मान लो, इसकी यूनिट कूलाम होती है। तो जो काम यहां पर आवेश करता है वो काम वहां पर ऊष्मा करती है। अब इसके प्रवाह की दर dq बाई dt आई या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वो करंट होती है। यहां पर dq बाई dt को h बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डेल्टा वी अपॉन रेजिस्टेंस। डेल्टा वी का मतलब होता है उच्च विभव से निम्न विभव के बीच में आवेश का प्रवाहित होना। इसी तरीके से यहां पर यानी कि विभवांतर बोलते थे इसको, अगर याद हो तो, दिस इज कॉल्ड विभवांतर। इसको हम क्या बोलते थे, विभवांतर। और ये क्या था, उस वायर का, उस तार का प्रतिरोध, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021217999 180021217999। तो उच्च विभव, निम्न विभव और ऊष्मा या धारा, करंट, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होती थी। इसको रेजिस्टेंस से डिनोट करते थे। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल अपॉन एरिया, जिसे रो को क्या बोलते थे, विशिष्ट प्रतिरोध, या रो या एल अपॉन सिग्मा ए, इसको बोलते थे विद्युत चालकता। रो को बोलते थे विशिष्ट प्रतिरोध। इतनी बातें हम वहां पर पढ़ते थे। तो ठीक वैसे ही, यानी कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को प्रवाहित करना है तो वहां पर विभवांतर होता था, जिसके लिए हम क्या सोर्स लगाते थे, बैटरियां लगा देते थे, है ना, कोई सोर्स होना चाहिए था। तो बैटरी से हम उस आवेश को प्रवाहित करते थे, और उसमें लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे, आवेश फ्लो होता था। उस आवेश को प्रवाहित होने में कुछ रुकावट भी आती थी, उस रुकावट को बोलते थे प्रतिरोध। तो वो प्रतिरोध को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उस प्रतिरोध की जो वैल्यूज थी वो उसकी लेंथ पर, एरिया पर और उस पदार्थ का गुण, प्रतिरोधक, विशेष प्रतिरोध या फिर विद्युत चालकता पर निर्भर करती थी। यानी कि हर एक पदार्थ के लिए ये प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही यहां पर आपने पास dq बाई dt, ये क्या बताया मैंने, ये आपका बन जाएगा डेल्टा t बाई r, जिसे हमने क्या लिखेंगे, t हाई माइनस t लो अपॉन रेजिस्टेंस। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो रियलिटी में तो ये क्या था, k a t h माइनस टी एल अपॉन एल। तो रियलिटी में टी एच माइनस टी एल अपॉन एल अपॉन के ए, रियलिटी में यही क्या है, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा प्रतिरोध है ये, इसको बोलेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध, क्योंकि ऊष्मा के प्रवाहित होने को रुकावट आ रहा है, ये ऊष्मा को प्रवाह करने में रुकावट डालता है ना। तो ये क्या होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन गया, L अपॉन के ए। अब बहुत ध्यान से देखो, L अपॉन के ए और L अपॉन सिग्मा ए, तो ये विद्युत चालकता था और वह ऊष्मीय चालकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसके बिल्कुल जो है समतुल्य हम इसका रिजल्ट निकाल रहे, इसलिए निकाल रहे ताकि इसको आपको समझना आसान हो जाए कि भाई ये तो बिल्कुल वैसे सोचना है, सोचने का तरीका वैसे ही डेवलप करना है, वैसे ही विकसित करना है जैसे कि हमने धारा वाले चैप्टर में करा था। अब मान लो धारा वाला चैप्टर आपको आता है नहीं आता, लेकिन यहाँ पर सीख लेंगे इसको, या अगर वो आता है तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, और जब 12th में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी छड़ थी, कोई भी छड़, इसका हाई ताप, लो ताप, ऊष्मा प्रवाहित हो रही dq बाई dt, जिसे हमने h बोला यहां से यहां तक। तो इसको अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये TH TL, इसका रेजिस्टेंस ये
इसकी लेंथ l, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ये dq/dt बराबर TH माइनस TL। ताप अंतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है, विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, और ऊष्मा के प्रवाह की दर को ही ऊष्मीय धारा बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वैसे ही आपको समझ के चलना है। तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं, जैसे यहां पर सिग्मा की बात करते थे, तो सिग्मा किसका गुण था, पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण, पदार्थ अलग तो आपका सिग्मा अलग। लेकिन रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा, ये पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि देखो ना R बराबर क्या है, पदार्थ पर निर्भर करेगा, और लेंथ एंड एरिया पर, यानी कि उसकी जो है वो उसकी डायमेंशंस हैं, जो उसकी साइज है उस पर निर्भर करेगा, जो उसके डायमेंशन यानी कि विमाओं पर निर्भर करेगा, विमाओं पर निर्भर करता है। तो दो चीजों पर निर्भर करेगा, ये पदार्थ पर, ये पदार्थ का साथ उसके एल और एरिया पर भी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बदल जाएगा तो भी बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा तो भी बदल जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पर बात करें तो के किसका गुण था, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरी चीज यह है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस आपका पदार्थ पर तो निर्भर करेगा ही, पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरा पदार्थ पर निर्भर करता है, दूसरा पदार्थ के साथ साथ एल एंड एरिया पर, उसकी विमाओं पर, विमाओं पर, उसके साइज पर, लेंथ, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, विमाओं पर निर्भर करता है। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये ताप पर भी निर्भर कर जाता है। अगर मान लो ताप पर निर्भर करेगा, अगर ये बदले करेगा तो ये भी किसी भी करना पड़ेगा। तो अगर ये यदि टेम्परेचर ताप पर भी निर्भर कर सकता है, अच्छा ये तो करेगा ही करेगा, ये तो करता ही है, ताप पर भी निर्भर करता है, ये भी ताप पर निर्भर करता है, ये वाला भी। ताप बदलेगा तो ये बदल जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भी, इसका फॉर्मूला भी आता है ताप वाले के रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये तो आपने इसकी टर्मिनोलॉजी लिख दी, लेकिन हमने तो और भी कुछ पढ़ा था वहां पे, सीरीज में भी, पैरेलल में भी, कौन समान होता है कौन नहीं, उनकी बातें भी कर लेते हैं, उन सबको फॉर्मूलों को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि भाई जो आपका धारा वाला चैप्टर था, विद्युत धारा वाला चैप्टर, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। विद्युत धारा वाले सारे सवालों को यहाँ पर अपन कर सकते हैं। वहाँ पर हम सोर्स की हेल्प से, किसी भी स्रोत की हेल्प से, किसी भी स्रोत के कारण ताप विद्युत विभवांतर प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह होता था। आवेश के प्रवाह की रुकावट को प्रतिरोध बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर भी ऊष्मा को प्रवाह करने के लिए ताप का अंतर होना जरूरी है। ताप का अंतर होगा तो ऊष्मा प्रवाह होगी, ऊष्मा प्रवाहित होगी तो उसको रुकावट आएगी, रुकावट को बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। उस रुकावट को बोलेंगे ऊष्मा को प्रतिरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। वो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई कितनी है वायर की या रोड की, छड़ की, उसका एरिया कितना है, उस पदार्थ का चालकता गुण कितना है, इन बातों पर यह निर्भर करता है। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा था कि भाई जो है जब दो छड़ एक लगाओ, दो लगाओ, या सीरीज में लगाओ, श्रेणी क्रम में लगाओ, तो क्या होता था। चलो जी वो भी पढ़ लेते हैं। भाई हमने ये पढ़ा था कि हमने जब हम इसे सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं तो एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, तो कौन समान होता था, श्रेणी क्रम में। पढ़ा के नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि बेटे ये आसान हो जाएंगी चीजें समझना। श्रेणी क्रम में धारा, वैद्युत धारा समान होती है, वैद्युत धारा समान होती है। तो इसका मतलब वैद्युत धारा यानी कि सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो भी विद्युत धारा समान होती है। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध जो होता था वो R1 प्लस
R2 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और समांतर क्रम में कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, यहां पर ये R1 ये R2, इसका अलग पोटेंशियल इसका अलग, इधर से करंट आएगी तो अलग अलग हो जाएगी, इधर I1 इसमें I2, तो धारा बदल जाती है। लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V1 और V2 ताप विभवांतर समान होता है। तो श्रेणी क्रम में कौन थी? धारा समान थी, ठीक है, लेकिन दोनों का विभवांतर अलग अलग था, दोनों का विभवांतर अलग अलग था। इसका V1 इसका V2 समान होती है, विभवांतर अलग होता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हमें पहले से पता है और इसी को हम यहां पर अप्लाई भी करेंगे। विभवांतर अलग होता है। इसके बाद फिर हम बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सवालों की, लेकिन इसकी थ्योरी तो अच्छे से कवर कर लें। चलो जी, समांतर क्रम है। हाँ जी, समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा या वैद्युत धारा अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पर R1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध, अगर तो एक और ले लेते हैं, लो एक और लगा दिया, ठीक है। और यह ध्यान रखेंगे नोट करके, फॉर 2 रेजिस्टेंस, 2 R अगर हैं, मान लो ऐसे लगे हुए R1 R2, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2। जब इस तुल्य निकालेंगे तो क्या बनेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरह से। 2 रेजिस्टेंस के लिए आप ये भी लगा सकते हो, 3 से 4 से 2 या 2 से ज्यादा होंगे फिर तो ये लगाना। लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंसेस समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो इसी फॉर्मूले से सीधे सीधे यहां से सोल्व करके आ जाएगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 याद रख ले, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला होता है। तो ये सारी कहानी एज इट इज रिपीट करनी है हमें ऊष्मीय धारा में। प्रूफ भी करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, प्रूफ भी करेंगे इन सबका। तो प्रूफ करने के साथ साथ ही फिर इनको अच्छे से फील भी करेंगे कि भाई अच्छा कैसे कैसे हो रहा है, सवालों के साथ समझेंगे फिर। और ये तरीके हमें अप्लाई करने हैं क्वेश्चन को करने में भी। तो सीधी सी बात है भाई, जब आपने 2 रोड ली, एक रोड ये ले ली, एक रोड ये ले ली, इसकी लेंथ L1, एरिया A1, कंडक्टिविटी K1, इसकी L2, A2, K2, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या बन गया? ये बन गया L1 अपॉन K1 A1। इसका रेजिस्टेंस अलग हो गया L2 अपॉन K2 A2। लेकिन यहाँ पर आपने हाई टेम्परेचर लगाया, यहाँ पर आपने लो टेम्परेचर। तो क्या इसमें यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दर H dQ/dt, क्या वह समान होगी? यस, क्योंकि दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम है भाई श्रेणी क्रम है। ध्यान से देखो, श्रेणी क्रम का मतलब ये हुआ कि आपने इधर से पानी डाला तो पानी सीधा जा रहा, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ, तो श्रेणी क्रम है। ब्रेक हो गया तो श्रेणी क्रम खत्म, ठीक है। अगर वो ब्रेक होगा तो श्रेणी क्रम खत्म हो गया, है ना। तो यहां से यहां तक इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा, हर बिंदु पर टेम्परेचर अलग है। तो श्रेणी क्रम में ऊष्मीय धारा दैट इज H, दैट इज dQ/dt समान होती है, बट लेकिन तापांतर अलग अलग होता है। इसका ताप अलग, इसका ताप अलग है, TH माइनस T होगा, इसका T माइनस TL होगा, लेकिन तापांतर अलग अलग होता है। चलो जी, तो अगर ये होता है तो फिर इसका भी फॉर्मूला R तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो वो भी R1 प्लस R2 होगा। दूसरा समांतर क्रम, ये जो हाई प्रतिरोध है ना, ये फिक्स है, ये सॉरी उच्च ताप और ये ताप ये अपने फिक्स ताप है, ये नहीं बदल रही है। तो सोर्स है, सोर्स थोड़ी बदल जाएगा अपना ताप को। तो जैसे मान लो इधर आपने बहुत हाई
ताप रख दिया, उबलता हुआ पानी लगा दिया तो 100 पे रहेगा। इधर आपने बर्फ रख दिया तो 0 पे ही रहेगा हमेशा, तो ताप फिक्स हो गए। तो बस इसलिए ये अपने सोर्स हैं, ये जिस तरीके से हमारे पास यहाँ बैटरी होती थी उस तरीके से हमारे पास सोर्स होंगे कोई ना कोई। तो समांतर क्रम में तापांतर समान होता है, लेकिन ऊष्मीय धारा अलग अलग होती है। अरे भाई मान लीजिएगा ये रोड है, ये इसकी लंबाई, एरिया L1 और इसका K1, इसको हमने किसी सोर्स में लगा के रखा जिसका ताप फिक्स है, ये नहीं बदल सकता भाई, ये उच्च ताप है, ठीक है। और ये ले लो, एक और रोड ले ली जिसको हमने, इसकी लंबाई L1, एरिया A2, L2 एरिया और इसकी K, तो उसका रेजिस्टेंस R1 बराबर L1 अपॉन K1 A1, इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध, उसमें प्रतिरोध क्या बोलेंगे L2 अपॉन A2 K2 A2, तो प्रतिरोध अलग हो गया। तो यहां से इसका ताप लो ताप है, ये फिक्स है भाई, ये नहीं बदलेगा। तो जाहिर सी बात है इसका ताप भी यहां से यहां तक वही, इसके लिए भी डेल्टा T समान, TH माइनस TL, दोनों का ताप अंतर समान। लेकिन यहां से जो ऊष्मा जाएगी ये जाएगी H dQ बाई dt, दैट इज H, तो ये डिवाइड हो जाएगी दोनों में, यहाँ से H1 जाएगी, इसमें से H2 जाएगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से जो H जा रही है वो किसके बराबर है, H1 प्लस H2 के। यहाँ से दोनों हिस्सों में डिवाइड होगी तो धारा तो अलग अलग है लेकिन दोनों का ताप अंतर समान है, यहाँ भी TH माइनस TL, यहाँ पे भी TH माइनस TL, ठीक है। तो जब समांतर क्रम में आप इसको निकालेंगे तो फिर वही बार 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर दो छड़ है या दो प्रतिरोध है तो दो के लिए फॉर 2R, दो प्रतिरोध के लिए आप क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन सब फॉर्मूलों पर बेस वापस क्वेश्चन करने हैं, ये पहले भी कर चुके हैं अब फिर करेंगे, ठीक है। और अच्छे से अब ऊष्मा के साथ करेंगे, पहला आपने थोड़े बहुत कभी वैद्युत धारा के साथ किए होंगे, अच्छे समझेंगे प्यारे तरीके से, ठीक है। लेकिन इसको पहले क्लियर कर ले सारी चीजों को, ओके। चलो जी, अब इसके सीरीज पैरेलल के जो दोनों फॉर्मूले हैं मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बता देता हूं। चलो जी, कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे पहला सवाल सिंपल, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिएगा यहाँ पर कोई भी सोर्स है 100 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया हुआ है, ये हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पर एक रोड है, एक छड़ है जिसका लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ये सोर्स बेसिकली फिक्स होते हैं, रिजर्व होते हैं एक तरह से ये आपके, जैसे मान लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस का उबलता हुआ पानी ले लिया तो सो ही रहेगा, उसको तो बदलेगा ही नहीं। इसका बर्फ रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस का, इधर से इधर तक स्टेडी स्टेट में आने के बाद, साम्य अवस्था में ही आने के बाद, अगर नहीं भी बोला जाएगा तो साम्य अवस्था ही है, कभी भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में आ चुका है, यानी कि साम्य अवस्था में ऊष्मा इधर से उधर प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा जो होगी वो नियत होगी हर पृष्ठ पर, जितनी ऊष्मा प्रति सेकंड यहां से एंटर की, प्रति सेकंड ऊष्मा उतनी ही इसको यहां मिलती रहेगी। इसीलिए वो बर्फ धीरे धीरे कुछ समय के बाद पिघलना भी शुरू हो सकता है, इसीलिए इसमें धीरे धीरे कैलोरीमीट्री भी हो जाएगी, कैलोरीमीट्री का भी इस्तेमाल होने लगेगा समय के साथ साथ। अभी नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने क्या पूछा है, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा आपसे कि भाई इसका K दिया हुआ है 20 वाट पर मीटर केल्विन दिया हुआ है, और ये 10 मीटर की रोड है, 10 मीटर की रोड है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है A। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट यह है कि 5 सेकंड में कितनी ऊर्जा या ऊष्मा स्थानांतरित
होगी, कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी, कौन से मेथड से होगी, चालन से। दूसरा सवाल यह है कि बिंदु ए का ताप TA कितना है। क्या सवाल समझ में आ गया? बिंदु ए का ताप कितना है ये बताना है, और भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू दे रखी है इसमें आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो जी बात करते हैं पहले कितनी ऊष्मा, अब हमने जैसे बताया ना dQ/dt, प्रति सेकंड ऊष्मा कितनी प्रवाहित हो रही है, KA डेल्टा T अपॉन L, ये तो था फॉर्मूला। प्रति सेकंड चाहे वो यहां से प्रवाहित हो रही हो, चाहे यहां से प्रवाहित हो रही हो, चाहे यहां से प्रवाहित हो रही हो, क्या वो हर जगह बराबर है? यस, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊष्मा हर जगह बराबर है। तो पर मुझे क्या निकालना, टाइम। तो देखो ध्यान से, dQ बराबर KA डेल्टा T बाई L dt। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये तो बन जाएगा Q, तो KA डेल्टा T इंटू T बाई L। तो रियलिटी में इसको आप Q बाई T भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो Q बाई T से T उधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी, तो एक सेकंड में कितनी, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उतने सेकंड से मल्टीप्लाई करके उतनी ऊर्जा निकल जाएगी, उतनी ऊष्मा निकल जाएगी। चलो जी, तो Q बराबर कितने समय में निकालनी, 5 सेकंड में। K कितना, 20, ठीक है, 20 आ गया। चलो जी, एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये बदलना आता होगा सबको, सेंटीमीटर की जगह 10⁻2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम में इसको लिखना है, सारे सिस्टम ऐसा ही सिस्टम में होंगे तो यूनिट भी जूल में आ जाएगी। तो 20 आ गया ये, इंटू 10⁻4। ताप में अंतर कितना भाई साहब, 100 माइनस 0 जी। डेल्टा T कितना बेटा, 100 माइनस 0, तो डेल्टा T आ गया 100 अपॉन लेंथ कितनी, 10, लेंथ कितनी 10, टाइम कितना 5। तो बस हो गया सवाल, ये लो हो गया। तो कितनी ऊष्मा आ गई, ये लो 10⁵ दूनी 10, यानी कि 0.1 जूल। इतनी ऊष्मा 5 सेकंड में प्रवाहित हो रही होगी, इतनी ऊष्मा 5 सेकंड में प्रवाहित हो रही होगी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, हर जगह यही। तो कोई भी दो हिस्से ले लो। अच्छा, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या है, श्रेणी क्रम में, तो इसलिए ऊष्मा प्रवाह की दर तो हर जगह समान होगी। चाहे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, समान ही रहनी। तो ऊष्मा प्रवाह की दर जो होती है dQ/dt बराबर KA और T, ये ले लो आपका T100, या फिर आपको लिख लो 100 माइनस 0 अपॉन L। एरिया को आप लिख सकते हैं कितना, K20, एरिया को 10⁻⁻4, लेंथ को कितना। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान नहीं रखा, कहाँ गया, मीटर में। हाँ, ये तो मीटर में ना, सही है। और 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर, तो ये आपकी ऊष्मा प्रवाह की दर। अब ये जो ऊष्मा प्रवाह की दर है क्या ही बदलेगी इस कभी भी, चाहे यहाँ पर निकालो, यहाँ पे हर जगह सेम होगी। ऊष्मा प्रवाह की दर कभी नहीं बदलती साम्यावस्था में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डाल लें। तो चाहे यहाँ से यहाँ तक लगा लूँ मैं 100 माइनस T, चाहे यहाँ से यहाँ तक लगा लूँ T माइनस 0 तक, तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसका ताप। जिसका ताप निकालना वो इन्वॉल्व करेगा तभी तो आएगा सोल्व करके। चलो जी, TA, तो यही ऊष्मा प्रवाह की दर ऐसे भी निकाल सकते हैं, K मतलब 20, एरिया मतलब 10⁻⁻4, ताप कितना 100 माइनस TA अपॉन लेंथ कितनी 2 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इसको कैसे भी लिख सकते थे, K तो समान रहेगा, चाहे इतना हिस्सा हो चाहे इतना हिस्सा हो, K तो वही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। तो फिर यहां लिखेंगे TA माइनस 0 अपॉन लेंथ कितनी 8, तब भी सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो, कितना, चाहे इसको ऐसे लिख लो 20 इंटू 10⁻⁻4 इंटू TA माइनस 0 अपॉन 8। ये एक ही बात है सब, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह की दर तो समान है, कोई भी हिस्सा ले लो रोड का, ऊष्मा प्रवाह की दर थोड़ी बदल जाएगी। तो ऊष्मा प्रवाह की दर से हमने इसमें ये कंसेप्ट हमें कई बार यूज करना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है सारी चीजें, ये सब श्रेणी क्रम में तो जा रही सारी रोड, ये हिस्सा सब श्रेणी क्रम में, इसलिए ऊष्मा प्रवाह की दर समान ले ली। तो अब
जब इसे कोई भी ताप निकालने के लिए ये हमें तरीका यूज करना पड़ेगा बार बार, इसलिए अच्छे समझें इसको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम की, और आते भी हैं इस तरह के। तो टेम्परेचर निकालने वाले, तो कितना आ गया भाई ये वाला, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 100 उड़ गया, 10⁻², बराबर ये कितना आएगा, हाँ जी ये आ गया 10, तो इधर कितना है 10⁻³ इंटू 100 TA, तो कितना आ गया भाई 100 TA बराबर, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो बचा कितना 10, तो TA बराबर 90 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इस बिंदु ए का ताप 90 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 20 एरिया कितना आ गया, ठीक है, लैम्प 10 मीटर, ये आ गया सही। ओके, यहाँ 2 छूट गया है, ये 2 छूट गया है, यहाँ पे ये 2 छूट गया है, तो यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड जा करके, ये बन गया 20, तो ये 20 आया, तो ये आया 80, ठीक है, 80 डिग्री, ये सही है, 80 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम किसी भी जंक्शन का ताप निकाल सकते हैं। अब हम इसमें आगे और सीरीज में पैरेलल में कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे प्रूव करते हैं, और ये जंक्शन, ये इनको बोलते हैं संधियां, किसी भी पॉइंट की ताप, किसी भी बिंदु का ताप निकालना, इस तरह के क्वेश्चनों की और बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनको अच्छे समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।